हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चीन के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की। आप सब जानते हैं बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। चीन का जब संविधान बना पहली बार 1954 में, उस समय भी संविधान निर्माताओं ने महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान उस संविधान में किया था। उसके बाद 1975 का संविधान बना, उसके बाद 1978 का, और उसके बाद वर्तमान जो संविधान है 1982 का। उस संविधान में भी उन अधिकारों को और अधिक भी विस्तृत रूप प्रदान किया गया है, उनको और अधिक विस्तार से बताया गया है। जो ये संविधान है 1982 में, 82 का संविधान, ये चीनी नागरिकों के लिए अधिक व्यापक अधिकारों की गारंटी करता है। 1982 के संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित एक पृथक अध्याय रखा गया है, जो कि जिसमें अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक ये अध्याय है। और ये एक सूची है जिसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और पायोनियर तो ये कहते हैं कि चीनी ये अधिकार पत्र इतिहास के सर्वाधिक असाधारण अधिकार पत्रों में से एक है। चीन में नागरिकों के अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को और अधिक व्यापक किया गया है। और जो नया संविधान है 1982 का संविधान है, इसमें व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो गारंटियां हैं वो व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से दी गई हैं, उनको सुदृढ़ किया गया है। और जो कानूनी गारंटियां हैं उनकी भूमिका भी इस संविधान में काफी बढ़ गई है। अब हम देखते हैं कि 1982 के संविधान द्वारा चीन के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो पहला अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है, और वो है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 33 ही कहता है कि चीन के सभी नागरिक विधि के सामने समान हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि नागरिकों की स्थिति, उनकी संपत्ति, उनके वंश, उनके नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, भाषा, व्यवसाय किसी बात पर निर्भर नहीं करेगी। विधि के समक्ष सभी नागरिक समान समझे जाएंगे। दूसरा जो अधिकार है वो अनुच्छेद 34 में दिया गया है, और ये कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को चीन के संविधान के अंतर्गत किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार प्राप्त है। और ये अधिकार केवल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जिसे कानून के द्वारा इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो ये था चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार, दूसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। तीसरा अधिकार है भाषण, पत्राचार और प्रेस आदि की स्वतंत्रता से संबंधित, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 35 में किया गया है। और ये नागरिकों को ऐसी प्रेस की, पत्र व्यवहार की, भाषण देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसके साथ ही नागरिकों को संगठन एवं प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता भी इस अधिकार के तहत दी गई है। अनुच्छेद 36 चीनी नागरिकों के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य का संगठन किसी भी नागरिक को कोई धर्म विशेष मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और न ही धर्म के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव करेगा। किसी भी धर्म को किसी भी तरह का चीन में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, और राज्य सभी धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसा विश्वास अनुच्छेद 36 वहां के नागरिकों को दिलाता है। इसके बाद आता है आलोचना करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 41 के अनुसार चीन में प्रत्येक नागरिक को राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठन के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने और उस काम की जो कमियां हैं या उसकी आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। और इसके साथ ही जो अधिकारी गण हैं वहां के, उनको बाध्य किया गया है, उनको इस अनुशासन में बांधा गया है कि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर ही
नागरिकों के जो प्रस्ताव हैं, उनके अनुरोध हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेरीज हैं और उचित कार्यवाही करने के लिए वो जो अधिकारी हैं वो बाध्य होंगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिया गया है कि आलोचनाओं के लिए किसी का भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 42 बात करता है काम करने या रोजगार पाने के अधिकार का। चीन के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है और साथ ही काम करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया है। ये कहा गया है इस अनुच्छेद में कि राज्य रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने की स्थितियों में भी सुधार करेगा, और इसके साथ ही वो काम करने के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उनकी भी व्यवस्था राज्य करेगा। ये जो अधिकार है वो अनुच्छेद 42 चीन के नागरिकों को देता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि केवल रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि चीन के नागरिकों को विश्राम और अवकाश पाने का भी अधिकार होगा। राज्य के जो श्रमिक हैं उनके काम के घंटों का निर्धारण किया जाएगा और उनको अवकाश, मनोरंजन आदि की उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 45 चीन के नागरिकों को देता है वो है कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो वृद्धावस्था, बीमारी एवं अपाहिज या अयोग्यता की दशा में जब वो काम ना कर पाए, काम के करने के लिए जब वो अयोग्य हो जाए, उस दिशा में वो राज्य से निर्वाह व्यय प्राप्त करेगा, मतलब उसको भरण पोषण दिया जाएगा। राज्य उस नागरिक के सामाजिक बीमे की, मेडिकल की, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा ताकि जो नागरिक हैं इस अपने अधिकार का समुचित प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही जितने भी अक्षम लोग हैं, अंधे, गूंगे, अपाहिज लोग हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाएगी। इसके बाद जो अगला अधिकार आता है वो है शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि नागरिकों का ये कर्तव्य और अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। सभी प्रकार की शिक्षा जो है वो निशुल्क वहाँ व्यवस्था की गई है, निशुल्क प्रदान की जाती है और राज्य का ये दायित्व है कि बच्चों के वो सर्वांगीण विकास, उसमें नैतिक विकास भी शामिल है, बौद्धिक विकास भी शामिल है और शारीरिक विकास भी शामिल है। इन सब बच्चों के इस विकास का समुचित प्रबंध राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमने देखा अभी तक शिक्षा का अधिकार और काम करने का अधिकार जो है, जो व्यक्ति का कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी है। उसके बाद आता है वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 47। ये स्वतंत्रता, ये जो अनुच्छेद है ये वैज्ञानिक शोध के विकास और आविष्कारें और जो नई नई खोजें होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और साहित्य और कलाओं के विकास करने के लिए ये नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके बाद स्त्रियों के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि स्त्रियों को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं उन सब में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे पूरे रूप से, वे स्वतंत्र रूप से सभी क्षेत्रों में भाग ले सकती हैं। पुरुषों के समान ही उनको काम करने का, शिक्षा पाने का, सभी तरह जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वही सभी अधिकार पाने की स्त्रियां भी हकदार हैं। तो अनुच्छेद 48 स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है। और अंतिम अनुच्छेद जो ये है अनुच्छेद 50 बात करता है विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों के संरक्षण की। अनुच्छेद 50 के अनुसार चीन का जो जनवादी गणराज्य है वो विदेशों में निवास करने वाली चीनियों के हितों का संरक्षण करता है और विदेश से लौटने वाले चीनियों के कानूनी अधिकारों की गारंटी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चीन का संविधान है, जो नया संविधान है 1982 का, वो अपने से पूर्व के संविधानों की तुलना में अधिकारों और कर्तव्यों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें रोजगार के अधिकार को विस्तृत किया गया है, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं जो हमारे सामने आती हैं
मौलिक अधिकारों की कि जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनकी विस्तृत सूची बनाई गई है। काफी विस्तृत है अधिकार और कर्तव्य। और इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिकों को ये जो अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन ये जो अधिकार हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मूलभूत अधिकारों का चार्टर है ये चीन में केवल एक दिखावा मात्र है, और जबकि पश्चिमी देशों में जो वास्तव में संविधान द्वारा अधिकार दिए जाते हैं वो वास्तविक है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलनकारियों पर सेना द्वारा गोली चलाए जाने की जो घटना है, उससे ये कहा जाता है कि चीन में नागरिक अधिकारों की जो पोल है वो खुल गई है। कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय समाज में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये बात सुनते आ रहे हैं, चीन पर ये बराबर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ मानवाधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है, सरकार विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और विचार की स्वतंत्रता वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी वहाँ केवल एक दिखावा मात्र ही है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। आलोचकों का ये भी कहना है कि जितने भी अधिकार वहाँ के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं ये सब कागजी अधिकार हैं। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कारण इन अधिकारों का वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं है। वास्तव में यदि देखें तो इन अधिकारों के क्रियान्वयन का जो सारा जिम्मा है वो साम्यवादी दल पर छोड़ दिया गया है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान देने योग्य है कि यहाँ अधिकारों का उल्लंघन करने पर उसके उपचारों की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई गई है। केवल अधिकार देने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक उन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था ना की जाए। तो चीन में संवैधानिक उपचारों की कोई व्यवस्था ऐसी उपलब्ध नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।